सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं वर्ल्ड लिटरेचर के इंट्रोडक्शन के बारे में ब्रीफली हमने बात की थी और इसके अलावा हमने पैब्लो नेरूदा के इंट्रोडक्शन एज़ अ रेवोल्यूशन राइटर पे बात की। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो पैब्लो नेरूदा की बहुत इम्पोर्टेंट पोएम दैट इज़ अमोर अमेरिका पे रहेगा। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम देखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अमोर अमेरिका ये बेसिकली स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई एक पोम है जो कैंटो जर्नल एक कलेक्शन ऑफ पोम्स थी बाय पैब्लो नेरूदा उसमें पब्लिश करवाई गई थी। और इसको पहले इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जो पब्लिश करवाई गई है वो स्पेनिश लैंग्वेज है और फिर बाद में इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है अंडर द नेम ऑफ अमेरिका माई लव। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जैसे कि हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी देखनी है तो हम पहले ये देखेंगे कि ये कहाँ पब्लिश हुई है। So in order to understand the poem, the publication of the poem, it is important to note down the key points about Canto Journal. ओके तो जो कैंटो जनरल है इसका एक वर्क था, एक कलेक्शन ऑफ पोम्स थी बेसिकली जो 2 वॉल्यूम्स के अंदर 1950 में पब्लिश होती है और ये 15 सेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, ये जो कलेक्शन है यानी 2 वॉल्यूम्स के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया है और इट कंसिस्ट ऑन 15 सेक्शंस एंड ओवर 200 पोम्स यानी 200 प्लस पोम्स हैं इसके अंदर और इसके अंदर 15 सेक्शंस हैं। और इसको इसकी जो ओरिजिनल यानी लैंग्वेज में जिसमें पब्लिश की गई थी वो स्पेनिश लैंग्वेज थी। फिर बाद में जैक स्मिथ जो एक इम्पोर्टेंट अमेरिकन राइटर हैं उन्होंने 1991 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर लेटर और ये जो कैंटो जर्नल 1993 और 2000 में रिस्पेक्टिवली इंग्लिश लैंग्वेज में बाय डिफरेंट ऑथर्स ने भी इसे ट्रांसलेट किया था। कैंटो जर्नल को बाइबल ऑफ लैटिन अमेरिका समझा जाता है। बाइबल इसलिए क्योंकि ये एक गाइड है। हम ये देखते हैं कि जो कैंटो जर्नल सबसे पहले मेक्सिको के अंदर ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज थी इसकी और फिर लेटर हम डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड में इसे पब्लिश करवाया जा चुका है। अब ये था कैंटो जर्नल के बारे में। अब हम देखते हैं जो अमोर अमेरिका है ना, मैंने आपको बताया कि कैंटो जर्नल के 15 सेक्शंस थे जिसके अंदर जो पहला सेक्शन अंडर द नेम ऑफ अ लैम्प ऑन अर्थ यानी फर्स्ट सेक्शन की पहली जो पोइम है वो है अमोर अमेरिका। आई होप सो कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको कि वो अ लैम्प ऑन अर्थ जो एक फर्स्ट सेक्शन है कैंटो जर्नल का उसकी पहली जो पोम है अमोर अमेरिका वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैंटो जर्नल के यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो कैंटो जर्नल की जितनी भी पोइम्स है ओवरऑल उन्हें उसका हम कह सकते हैं एक नट शेल उसका क्रक्स है। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए मैंने ऐड किए हैं क्योंकि हम आज अमोर अमेरिका पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी सुन हम इसकी अदर 2 पोएम्स को भी कवर करने जा रहे हैं जो द सेम कैंटो जर्नल से ली गई हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी जिस कलेक्शन ऑफ पोम्स के अंदर ये पब्लिश करवाई गई हैं उसके की पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये वो की पॉइंट्स हैं जो ओवरऑल हमें सारी पोम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये जल्दी से हम की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये जो कैंटो जर्नल है बेसिकली इसके अंदर पैब्लो नेरूदा हिस्ट्री ऑफ लैटिन अमेरिका को बताते हैं फ्रॉम प्री कॉलोनियल टाइम टू द प्रेजेंट वन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर डीप लव फॉर द लैंड एंड द पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका शो किया है। उन्होंने एक सेंस ऑफ यूनिटी इवोक की है इन द पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका रिगार्डलेस देयर नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी यानी नेशनैलिटी और एथनिसिटी के अलावा अपनी यूनिट बन के अपनी स्ट्रगल करनी है अगेंस्ट द क्रुएलिटी और ऑपरेशन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज की बात की है, कॉलोनियलिज्म की डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द नेटिव पीपल दैट हाउ कॉलोनियलिज्म स्नैचेस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द नेटिव पीपल, तो उसकी वो बात करते हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं कि ये यानी वो स्पीक करते हैं या वो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो स्ट्रगल करें अगेंस्ट द ऑपरेशन टू गेट देयर ओन राइट्स। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं पोम्स की। ओके, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ मूव करने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने बताया कि वो लैटिन अमेरिका की बात करते हैं और कहीं जगह आपको ये मिलेगा कि वो साउथ अमेरिका की बात करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द मीन ऑफ लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एक्चुअली जो यूएस है यानी अमेरिका है वो कंसिस्ट करता है ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जिसमें से पहला है नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है साउथ अमेरिका। ठीक है, अब ये बात आती है कि जब अमेरिका के 2 कॉन्टिनेंट है एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, तो उन्हें लैटिन अमेरिका कहाँ से आता है। इसके लिए हम हिस्ट्री को देखते हैं कि जैसे ही कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है इन द हिस्ट्री तो हम देखते हैं कि अमेरिका को सबसे पहले कॉलोनी बनाया गया था। जैसे ही कॉलोनाइजेशन का अमल स्टार्ट हुआ स्पेन और पोर्चुगीज़, ठीक है, इन्होंने आके अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया और इन्होंने अपनी लैंग्वेज वहाँ पे इम्पोज कर दी यानी स्पेनिश लैंग्वेज और पोर्चुगीज़ लैंग्वेज। और
ये वहाँ अब बोली जाने लगी स्पेनिश और पोर्चुगीज़ लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि इन दोनों लैंग्वेज का जो ओरिजिन है ना, बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, दीज लैंग्वेजेस बेसिकली वर ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन, ठीक है ना, लैटिन से वो ड्राइव्ड थी, इसलिए इन्हें कहा जाने लगा लैटिन। अब हम देखते हैं, एक लैटिन तो हमारे पास आ गया। दूसरे नंबर पे पहले हम ये देखते हैं कि पैब्लो नेरूदा खुद भी बात करते हैं कि हम इस पोम के अंदर वो खुद बात करते हैं येट अननेम्ड करके, कि अमेरिका तो हमारी कंट्री का नाम ही नहीं था, हमारी कंट्री तो अननेम्ड थी, ठीक है, हमारे अपने कल्चर हेरिटेज थे। तो जो कोलंबस आया, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया, फिर इन्होंने उसे स्टेट को जिसको इन्होंने डिस्कवर किया अमेरिका का नाम दिया, और वहाँ के जो पीपल रहते थे उन्हें नाम दिया गया लैटिन अमेरिकन्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि लैटिन अमेरिकन क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लैटिन अमेरिकन्स हैं, ये बेसिकली साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यही वजह है कि हमें लैटिन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन दोनों की बात करते हैं जो पैब्लो नेरूदा, यानी कहीं जगह हमें लैटिन अमेरिका देखने को मिलता है और कहीं जगह हमें साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि जो लैटिन अमेरिका की, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है ना, यानी यहाँ जो लैटिन अमेरिका की जो लैंग्वेज है बेसिकली वो है स्पेनिश या पोर्चुगीज़, ज़्यादातर स्पेनिश ही आती है, यानी फेमस लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है। अब स्पेनिश लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी ट्राइब्स, जितने भी पीपल मौजूद हैं, वो साउथ अमेरिका में मौजूद हैं, ठीक है ना। साउथ अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी ट्राइब्स वगैरह मौजूद हैं, उसके अंदर मोस्टली जो तादाद है वो लैटिन अमेरिकन्स की है, ठीक है, यानी स्पेनिश लैंग्वेज और पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं। इसलिए जो पैब्लो नेरूदा है वो चिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी लैंग्वेज भी स्पेनिश थी, और इसलिए वो बात करते हैं लैटिन अमेरिकन्स की। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि लैटिन अमेरिका भी आता है, तो लैटिन अमेरिका का पर्पस क्या होता है। अब ये याद रखिएगा कि जो लैटिन अमेरिका की जब भी बात होगी कि लैटिन अमेरिकन्स कौन हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका क्या है, तो हम ये देखते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो लैटिन अमेरिकन्स वो पीपल हैं जिनकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश और पोर्चुगीज़, क्योंकि उन्हें कॉलोनी बनाया गया था, उनकी जो इन्हें लैटिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ये जो लैंग्वेज है दैट वर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, ठीक है ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लैटिन अमेरिकन्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। एक, पहले हम इसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस देखेंगे, फिर हम इसका थीमेटिक एनालिसिस देखेंगे। किसी भी पोम को पढ़ने के लिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में अंदर हमेशा हम ये देखते हैं कि कौन सी स्टाइलिस्टिक यानी कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस टेक्निक्स जो राइटर ने यूज़ की अपनी पोम के अंदर, यानी जिस तरह राइटर मेटाफर का, इमेजरी का यूज़ करते हैं, और बाय यूजिंग दीज लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली जो राइटर्स होते हैं वो एक डीपर मीनिंग दे रहे होते हैं जो इनकी विजन्स ऑफ पोइट्री को शो करते हैं। और थीमेटिक एनालिसिस के अंदर हम उनका थीम, उसका बैकग्राउंड वगैरह देखते हैं। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो पोएम है 46 लाइन पे कंप्राइज करती है, 6 अनइवन स्टैंजास हैं और इरेगुलर रिदम इन स्टैंजास में पाया जाता है। ये जो पोएम है एक विजुअल इमेज, एक बेसिकली ये जो पोएम है ये एक लिरिकल ओड है, और इस पोम के अंदर हम देखते हैं विजुअल इमेजरी का, सिमिली का, मेटाफर, सिंबोलिज्म, ऑक्सीमोरोन जैसी लिटरेरी डिवाइसेस या वो कैन से दैट टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। और राइटर, हम ये भी देखते हैं कि जो राइटर है फर्स्ट पर्सन नरेशन का भी इसमें यूज़ करते हैं, यानी जब वो बताते हैं, वो जब पैब्लो नेरूदा कहते हैं आई एम हेयर टू टेल द स्टोरी, ठीक है, तो यहाँ वो अपने फर्स्ट पर्सन नरेशन का भी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि विजुअल इमेजरी, जैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि मैं साथ साथ आपको बताऊँगी, तो यहाँ पे विजुअल इमेजरी का यूज़ किया गया। जब विजुअल इमेजरी हम देखते हैं जो सेंस ऑफ साइट को इवोक करती है, तो यहाँ पे जो राइटर ने विजुअल इमेजरी अबाउट द रिवर्स, ठीक है, अबाउट द ब्यूटी ऑफ द लैंड ऑफ लैटिन अमेरिका, ठीक है, उनकी बात की है, ठीक है। और इसके अलावा जब इन्होंने विजुअल इमेजरी का यूज़ किया तो इन्होंने वल्चर्स की बात की, यहाँ पे जो स्ट्रीम फॉलिंग इनटू द रिवर्स वगैरह की बात की विजुअल इमेजरी के अंदर, ग्लेशियर्स की वो बात करते हैं, ठीक है ना, कोंडोर की वो बात करते हैं, प्लानिटरी प्लान्स की बात करते हैं, तो ये सारे हमें विजुअल इमेजरी देखने को मिलती है इस पोम के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि वो रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, सो ऑन। नेक्स्ट राइटर ने सिमिली की भी इसमें यूज़ की है। सेकंड लास्ट स्टैंजा के अंदर राइटर कहते हैं एंड स्वीट एज अ डो वाज द लाइट एंड लाइक अ ग्रीन आईलिड द शेड, तो यहाँ एज और लाइक का वर्ड यूज़ किया है जो बेसिकली क्या है वो सिमिली है। जब राइटर एज और लाइक का वर्ड यूज़ करता है कंपेयर करने के लिए तो वो होती है सिमिली। इसके अलावा राइटर ने मेटाफर का भी यूज़ किया है। अब हम मेटाफर देखते हैं सेकंड स्टैंजा के अंदर ही राइटर ने मेटाफर यूज़ करी है जिसके अंदर राइटर कंपेयर कर रहा है एक वेसल को ह्यूमन बीइंग के साथ, ठीक है ना, और इसी के साथ जग के साथ, कैरिब जग के साथ चिपचा स्टून है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, और फिर इसके अलावा वाइल्ड रोज़ की वो बात करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो राइटर हैं वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट चीज़ों के साथ, ठीक है, जैसे कि वेसल हो गया और इस तरह। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंबोलिज्म की।
सबसे पहले तो जो इसका टाइटल है वो सिंबॉलिक है, जिसके अंदर बताया गया है अमेरिका माय लव। तो इसके अंदर हम ये थीम भी देखते हैं कि वो लव फॉर अमेरिका शो करता है, ठीक है, वो उसको सिंबलाइज कर रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लैंप का वर्ड यूज़ हुआ है, जो लैंप वो ह्यूमन बीइंग को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका फर्स्ट सेक्शन देखें तो फर्स्ट सेक्शन क्या है, अ लैंप ऑन द अर्थ, एक लैंप है ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहा है, ह्यूमन बीइंग का जिस तरह चेंज स्टाइल को रेफर कर रहा है, जो बेसिकली सिंबल है होप का और रेवोल्यूशंस का। थर्ड नंबर पे यहाँ पे वाइल्ड रोज यूज़ की गई, जो वाइल्ड रोज है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन, सॉरी यूरोपियन कोलोनाइजेशन को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे रिवर का वर्ड यूज़ किया गया है, जो रिवर है बेसिकली उनके ट्रेडिशन का एक तरह से जो सिंबल है। दूसरे नंबर पे वो किस तरह वो अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, रिवर के थ्रू अपनी ब्यूटी ऑफ द लैंड को एडमायर कर रही है, उसको सिंबलाइज करता है। नेक्स्टली यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट लाइन जिसमें कहा गया है, बिफोर द विग एंड द रोप देयर वर रिवर्स, तो विग एंड द रोप बेसिकली कोलोनाइजेशन को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। जो कोलोनाइजर्स के आने से पहले क्या था, तो ये आर्टिफिशियलिटी को और कोलोनाइजेशन को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वाइल्ड रोज, यो ऑक्सीमोरोन है, ठीक है। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को आपस में इकट्ठा यूज किया जाए तो वो कहलाता है ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पे वाइल्ड और रोज, रोज तो क्या होता है, टेंडर नर्मो नाजिक रेड कलर का होता है, और उसके साथ वाइल्ड का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। हम देखते हैं यहाँ थीमेटिक एनालिसिस। सबसे पहला थीम हमें देखने को मिलता है, इसमें रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर दिखाया हुआ है कि यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या था, इंसान रहते थे और जो टेंडर थे, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा की बात की गई है, जिसके अंदर रिवर्स की बात की गई है, इंसान को रिलेट किया गया, उसका रिलेशन दिखाया गया है टेंडरनेस ऑफ द नेचर के साथ, इंसान के की नेचर को दिखाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये रिलेट किया गया, जब हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, वो कहते हैं बिफोर द विग एंड द रिवर विग एंड द रोप देयर वर रिवर्स, ठीक है ना। येट अननेम्ड एंड वर द प्लैनेटरी प्लान्स वंस मैन वाज अर्थ। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंसान को नेचर के साथ उनका रिलेशन दिखाया गया, और वो रिलेशन भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन शो करते हैं राइटर। नेक्स्ट थीम हमें देखने को मिलता है इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। पेब्लो नेरूदा इस पोम के अंदर बेसिकली कोलोनाइजेशन एंड आफ्टरमैथ्स ऑफ कोलोनाइजेशन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब कोलोनाइजेशन हुई तो इनजस्टिस आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, जो नेटिव पीपल थे उन्होंने अपने कल्चर को लॉस कर दिया, ठीक है। उन्होंने इनजस्टिस को फेस किया, उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को फेस किया, उनके कल्चर को बुला दिया गया, उनकी लैंग्वेज को लॉस्ट कर दिया गया। जैसे कि हम देखते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब स्पेनिश और पोर्चुगीज यहाँ पे आए थे तो उनकी लैंग्वेज बोली जाने लगी, ठीक है ना। या इनका जो नेम था, यानी वो ये खुद राइटर जो कहते हैं, राइटर यहाँ लिखते हैं येट अननेम्ड देयर वर द प्लैनेटरी प्लेन्स, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई नाम ही नहीं था, फिर क्या किया इन्होंने, हमें अमेरिका का नाम दे दिया, ठीक है। तो किस तरह उनकी आइडेंटिटी भी लॉस हो गई, उन्होंने इनइक्वालिटी भी फेस की, इवन कि अपनी ही कंट्री में वो एलियनेट हो गए। पेब्लो नेरूदा लॉस्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज की फॉरगॉटन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि उनका जो कल्चर है वो लॉस हो चुका है, ठीक है। उनकी जो लैंग्वेज ख़त्म की जा चुकी है, इवन के उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी जाहिर सी बात है वो ख़त्म हो गई है। यानी इनइक्वालिटी है, वो साइलेंस का, ब्लड का वर्ड यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो द ब्रूटैलिटी ऑफ द कोलोनाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे जैसे कि ब्रूटैलिटी, लॉस्ट और नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेब्लो नेरूदा क्या बात करते हैं, सबसे पहले ये जो पोम, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके मल्टीपल 6 स्टैंजास हैं। तो फर्स्ट 2 स्टैंजास के अंदर तो ये बात करते हैं कि कोलोनाइजेशन से पहले यहाँ की हालत क्या थी लैटिन अमेरिका की, ठीक है ना। फिर वो बात करते हैं थर्ड में कि लैटिन अमेरिका यहाँ की हालत आफ्टर द कोलोनाइजेशन क्या थी, और वो नॉस्टैल्जिक होके बात करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे जो लैटिन अमेरिकन बोलने वाले जो ट्राइब्स थे, जो इंडिजीनस ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो उनकी बात करते हैं। जैसे कि चिप्चा हो गया, कैरिब हो गया, एरोकेनियन हो गया, जेपेटिक हो गया, ठीक है, वेनेजुएलियन हो गया। तो ये सारे ही मेंबर ऑफ द इंडिजीनस ग्रुप ऑफ पीपल थे लिविंग इन द साउथ अमेरिका, एंड दे यूज्ड टू स्पीक देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये उन सारी ही ट्राइब्स की बात करते हैं, इंडिजीनस ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज थी। और ये जब इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जियोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, और एट द सेम टाइम वो नॉस्टैल्जिक होके बात भी करते हैं कि ये जो सारे ही ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है। इंडिजीनस का मतलब होता है वो पीपल जो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो, यानी इंडिजीनस ये जब सारे पीपल थे तो वो इनकी बात करते हैं इन ऑर्डर टू शो द नॉस्टैल्जिया, और इन्हीं की बात करते हैं वो अपनी हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को हाईलाइट करने के लिए, यानी अपनी हिस्ट्री को, अपने ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए। और इन्हीं की जब वो बात करते हैं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी वो अपने ट्रेडिशन को याद करते हैं और लोगों को इवोक करना चाहते हैं टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स एंड लिबरेशन।
ओके, तो यहाँ मैंने कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो उनके अलावा इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैंटो जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, जिसके अंदर वो रेवोल्यूशंस वगैरह की बात करते हैं। ये जो कैंटो जन की जो पोम है अमोर अमेरिका, क्रिटिक्स इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट पंच है अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, जिसके अंदर जो पैब्लो नेरूडा वो बात करते हैं लिबरेशन की, अपने ट्रेडिशन को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि शर्मन एलेक्सी ने किया था। ठीक है, अगर आपको याद हो, शर्मन एलेक्सी भी इसी तरह करते हैं कि वो अपने ट्रेडिशंस की बात करके लोगों को उभारते हैं, लोगों को इवोक करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो स्ट्रगल करें, वो अपनी ये ट्रेडिशन को जिंदा करते हैं अपनी पोम्स के थ्रू। और इसलिए ये माना जाता है कि इनका ये जो वर्क है ये फर्स्ट पंच है अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। इसके अलावा ये जो पोम है, इसकी ये जो पोइट्री इन्होंने की है वो पोइट्री ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन मानी जाती है। इस पोम के अंदर हमें अराइवल ऑफ स्पेनियर्स, इट्स कन्क्वेस्ट देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पेन ने जब यहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, तो जब वो आए थे उन्होंने यहाँ के लोगों के कल्चर को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, और वो कनकर कर लिया इस इलाके को, और ये सो ऑन हमें देखने को मिलता है। इस पोम के अंदर सोशल पॉलिटिकल अपहीवल्स एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ लैटिन अमेरिका की बात की गई है। जैसे कि जो राइटर मैंने आपको बताया, राइटर फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज़ करते हैं जब वो अपने आप को अपनी हेरिटेज के साथ रिलेट करते हैं, और वो कहते हैं आई एम हेयर टू टेल द स्टोरी, आई सोट यू माई फादर, यानी मैंने तुम्हें तलाश किया। कहाँ कहाँ तलाश किया वेरियर यूथ ऑफ शेडो एंड ब्रोन्स, आई सोट यू फ्रॉम द हार्मनी ऑफ द बफेलो। ठीक है, वो कहते हैं मैंने हार्मनी ऑफ द बफेलो से लेकर अंटार्कटिक लाइट तक, और इसके अलावा वेनेजुएलियन शेड में भी मैंने तुम्हें तलाश किया। अब ये जो वेनेजुएलियन है ना, ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडिजिनस ग्रुप ऑफ पीपल थे जो साउथ अमेरिका में रहते थे, और इस तरह ये वेनेजुएलियन हमें एक स्टेट भी देखने को मिलती है जो अपनी मिथ की वजह से फेमस है। यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल मिथ को भी हाईलाइट करते देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि जो वेनेजुएलियन है ना, इसके अंदर एक गोडेस थी, यानी जो मिथ है उस गोडेस का नाम था लेओन्सा। ठीक है, जो गोडेस ऑफ पीस एंड हार्मनी थी। तो वो ये भी बात करते हैं कि मैंने पीस और हार्मनी के अंदर भी तुम्हें ढूंढा, अपने एंसेस्टर्स को, और मैंने वॉर के अंदर भी ढूंढा, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला। ठीक है ना, यानी हर चीज़ को स्नैच कर लिया गया, और मेरे हाथ एक इम्प्टी हाथ है विद द फिस्ट ऑफ द सैंड। ठीक है, इसकी बात वो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डीप लव फॉर द लैंड एंड द पीपल ऑफ अमेरिका, वो तो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में भी बात की कि वो अमेरिका की पहले जो स्टार्ट पैराग्राफ ही वो अपनी लैंड की प्रेस करते हुए करता है। लैंड के अंदर किस तरीके से वर्चर्स थे, रिवर्स थे, माउंटेन्स थे, ये सबकी प्रेस करता है। वो अपनी ही जैसे मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस को हाईलाइट करता है इसमें। और फिर वो बात करते हैं कॉलोनियलिज्म और प्री कॉलोनियलिज्म सिचुएशंस को, जैसे हम इसकी बात कर चुके हैं। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जैसे कि वो कहते हैं द कोर्ट्स मिसलेड और फ्लडेड इन साइलेंस और ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ अमेरिकन कल्चर भी हमें देखने को मिलता है। अब ये देखें यहाँ पे जो डाइवर्सिटी, अगर आपको याद हो कि मैंने पैब्लो नेरूडा के इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो बात करते हैं, लोगों को एडवोकेट करते हैं, बेसिकली इवोक करते हैं कि सॉरी वो मोटिवेट करते हैं। ठीक है, एडवोकेट नहीं, सॉरी, एंड यहाँ वो मोटिवेट करते हैं लोगों को रिगार्डलेस देयर रिलीजियस एथनिसिटी, आपको यूनाइट होना चाहिए। तो इसके अंदर भी वो सारी, जैसे कि कैरिब हो गया, चिपचा हो गया, यूरेशियन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एरोकेनियन हो गया, इन सब की बात करते हैं। ये सारे नो डाउट ये साउथ अमेरिका के अंदर इंडिजिनस पीपल थे, लेकिन ये है सेपरेट थे। जो कैरिब की लैंग्वेज, कैरिब जो पीपल थे वो सेपरेट लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और इसके अलावा चिपचा के लोग सेपरेट लैंग्वेज बोलते थे। तो किस तरह जो राइटर है वो डाइवर्सिटी ऑफ अमेरिकन कल्चर्स को भी हाईलाइट करता है। इसके थ्रू जो राइटर है वो जिंदा कर देते हैं कल्चर ऑफ लैटिन अमेरिकन को। जियोग्राफिकल एलिमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो यूज़ करते हैं, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो अपना लव के साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस को भी हाईलाइट करते हैं। अगर हम एक्सपीरियंसेस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर को भी अटेंड किया था, सॉरी उसके अंदर पार्ट लिया था। ये अटेंड करने वाली तो वैसे कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, तो उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने कम्युनिस्ट के जो अगेंस्ट भी बात की थी। तो ये जो स्पेनिश सिविल वॉर हो गया और कम्युनिस्ट के अगेंस्ट बात करना हो गया, ये इस बात का प्रूफ है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को इसके अंदर हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इसके अंदर भी वो क्रुएलिटी, इनजस्टिस, ऑपरेशन, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं, और लोगों को और फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया ही सेव्स थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, तो लोगों को इन्होंने जिंदगियों को बचाया था। तो यहाँ भी जो राइटर है वो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना,
So that's all for today's video lecture. In this video lecture I have tried my level best कि हम अमेरिका की क्रिटिकल एप्रिसिएशन को समझ लें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। एक अमेरिका को, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने लैटिन अमेरिका को, जो एक छोटा सा टॉपिक था जो वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा कैंटो जर्नल को ओवरऑल, जो कैंटो जर्नल का इंट्रोडक्शन है वो तो इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए तीनों पॉम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड click on the like button. डू सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे फ़लस्तीन के पीपल को, जितने भी पीपल इस वक्त लोग मुसीबत में है, जेनोसाइड वगैरह को फेस कर रहे हैं, उन सबको अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो सारे नोट्स हैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे। आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई व्हाट्सएप चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा अगर इसमें कोई पॉइंट न्यू ऐड करना हुआ तो उसका भी लिंक उसको भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो एक तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको सेम ये मिल जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल और मेरी वेबसाइट ऑफ गूगल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी सॉरी जो स्लाइड्स हैं, पीपीटी स्लाइड्स हैं, वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की हुई हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बात की थी, यानी डिस्कशन जिस पे हम कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर द सेकंड पोएम दैट विल बी हैंगमैन. Till then, stay tuned with us and take a great care of yourself and your family. Allah Hafiz.